डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे एक सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल का क्या इससे फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो हम लोग बोलते हैं ये सेल का एक आर्ट होता है, केंद्रक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के पास में ही जुड़ा रहता है। तो एक हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम क्या होता है, जुड़ा रहता है। राइबोसोम क्या होता है, जुड़ा रहता है। और जिस पर नहीं जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में पूरा डिटेल से आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ये, तो यह एक नेटवर्क की तरह का ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो तीन तरीके का, फ्लैटेंड, सैक-लाइक, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स और स्मॉल वेसिकल्स क्या होता है, मौजूद होता है। इसका मतलब बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है किसका, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का क्या होता है, बना होता है। जनरली ये दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही वाला जो है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बताता है कि ये रिफर्स करता है, रफ होता है, क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, इसलिए थोड़ा सा खुरदुरा दिखता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये एक्चुअली करता क्या है, ये यूज किया जाता है सेल क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, यूज करता है। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दूसरा, राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है पॉलीजोम के रूप में, और ये जुड़ा रहता है किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा क्या रहता है, ये जुड़ा रहता है। दूसरा, राइबोसोम जो जुड़ा होता है मेम्ब्रेन से, किससे जुड़ा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं इसके राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं 16S सब यूनिट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा, मेम्ब्रेन होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2 के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये माना जाता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये माना जाता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन राइबोसोम को क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बांधने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो राइबोसोम बंधा रहता है, राइबोसोम क्या रहता है, बंधा रहता है, ये निर्भर करता है किस पर, आयोनिक इंट्रैक्शन पर निर्भर करता है। यानी कि राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बंधा होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक इंट्रैक्शन के कारण क्या होता है, देखने को मिलता है। इसी पर निर्भर एक हाइपोथेसिस दिया गया, जिसको हम लोग सिग्नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसको दिया था किसने, ब्लोबेल एल सबाटनी ने दिया था। ये एक्चुअली यही बताता है कि कैसे क्या होता है, राइबोसोम से जुड़ा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, बस वही लिखा हुआ है कि कैसे बताता है कि राइबोसोम जुड़ा हुआ था किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, जुड़ा रहता है। दूसरा बताता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे हम लोग बोले थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम जुड़ा रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे, ये बताएगा कि राइबोसोम यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये चूंकि करेगा क्या, तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है सेल के अंदर। ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस सेल के अंदर करता है। दूसरा, हम लोग ये भी एक नेटवर्क की तरह होता है जो ट्यूब्यूल्स, लेकिन इसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन जो था, राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2, इसके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि यही बता रहा था कि कैसे क्या हो रहा था, राइबोसोम जुड़ रहा था। जब राइबोसोम है ही नहीं, तो यहाँ पर ये राइबोफ्लोरिन का जरूरत क्या है, इसलिए राइबोफ्लोरिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये देखा जाता है कि मसल्स में, जो हमारा मसल्स काम करता है, वो मसल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल्स के अंदर मॉडिफाई हो करके किसमें बदल जाता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, बदल जाता है। दूसरा, हम लोग बोलेंगे इसका क्या रोल है, तो ये सबसे पहले ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। दूसरा,
ये एक्सचेंज करने में मदद करता है। कहा? मैट्रिक्स के और इंटरनल कैविटी के बीच एक चीजों को एक्सचेंज करने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा, ये आयोनिक ग्रेडियंट बनाता है सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या करता है? आयोनिक ग्रेडियंट बनाता है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और एस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। क्या होता है? जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इन्वॉल्व करता है स्टोरेज के लिए, यानी कैल्शियम प्लस प्लस आयन को मसल फाइबर में क्या करता है? स्टोरेज करने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए? डीऑक्टिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, कोई भी दवा होता है उसको इनएक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ में हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एस्ट्रॉयडल एंड हार्मोन के लिए भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। यदि ये कुछ इंपॉर्टेंट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।